हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से आपके एमसीक्यू करवाने वाला हूं। मिड टर्म एग्जाम के लिए आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे नोट्स को डाउनलोड करना है, फ्री पीडीएफ नोट्स हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलते रहेंगे और आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स और सारी वीडियोज़ के लिंक वगैरह जो हैं वो भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है जी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है पर्सनल, तो आप इंस्टा पे आके पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने जो है हमने दिया हुआ है। तो हमारा पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। चैप्टर बाय चैप्टर में आपको जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या प्रैक्टिस सेट्स आपको करवाने जा रहा हूँ, जिससे आपकी अच्छी रिविजन वगैरह भी हो जाएगी। तो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली लाइक अ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिकली है क्या? टेक्स्ट बुक है, रूल बुक फॉर अ कंट्री है, रिलीजियस स्क्रिप्चर है, या पॉलिटिकल स्लोगन है। तो भाई देखो, हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ रूल बुक फॉर अ कंट्री, एक ऐसी बुक जिसमें सारे रूल्स वगैरह लिखे होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पर्पस नहीं है। फ्रेम्स द गवर्नमेंट, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, प्रमोट्स डिक्टेटरशिप। नो भाई, ये सही ऑप्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये काम थोड़ी है कि भाई डिक्टेटरशिप को प्रमोट करेगा, वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स स्टेबिलिटी बाय प्रोटेक्टिंग रूलर्स, कीपिंग ऑर्डर एंड यूनिटी, इनकरेजिंग ओनली वन पार्टी, रिमूविंग इलेक्शंस। तो होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन से एक ऑर्डर और एक यूनिटी रहती है। ठीक है, एक ऑर्डर और एक यूनिटी रहती है, इस वजह से ये स्टेबिलिटी भी रहती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं अब हम। विच फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स लीडर्स आर आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस? अकाउंटेबिलिटी, स्टेबिलिटी, लिबर्टी या इक्वालिटी। तो अकाउंटेबल होना यानी कि आंसरेबल होना, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। द कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइट्स द नेशन बाय एनफोर्सिंग वन कल्चर, क्रिएटिंग अ शेयर्ड विजन, रिमूविंग डाइवर्सिटी या प्रमोटिंग मोनार्की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्रिएटिंग अ शेयर्ड विजन। भाई पूरे देशवासियों का जो एक विजन है वो इसको ये दिखाता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमारी जो पहली मीटिंग थी भाई, वो कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आफ्टर पार्टीशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मेट अगेन ऑन 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, या 26 जनवरी 1950, या 26 नवंबर 1949। तो क्या आप मुझे इसका सही आंसर बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि कब दोबारा मिले थे पार्टीशन के बाद? ठीक है, पार्टीशन के आफ्टर पार्टीशन कब दोबारा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आके बैठी थी? तो इसका आंसर अपना क्या होना चाहिए, क्या आप बता सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? भाई उसके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? तो भाई देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी का जितना भी काम था उसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर जी। इन्हीं के अंडर में सारा का सारा काम जो है भाई वो हो रहा था। फिर हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 199, 299, 399 या 499? तो कितने मेंबर्स थे हमारे टोटल? तो वी कैन से लगभग 299 मेंबर्स वर देयर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज बोरोड फ्रॉम? तो भाई गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम से चलाई जाएगी, ये कहाँ से आया था? क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? तो जो ये जो आइडिया है अपना, ये यूनाइटेड किंगडम से आया है भाई, क्योंकि ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर इंस्पायर्ड बाय, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर कनेडियन से? तो मैं आपको बता दूं कि हमारा बैग ऑफ बोरोविंग कहलाता है ये। ठीक है, और हमने फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर बोरोड फ्रॉम डीपीएसपी। जो हमारे डीपीएसपी होते हैं वो यूएसए से आए हैं, यूके से आए हैं,
आयरलैंड से आए हैं या फ्रांस से आए हैं। तो भाई ये आपके आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिए थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां स्टेट कुछ वेलफेयर का काम करता है फॉर जो स्टेट के जितने भी सिटीजन्स हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए गए? जर्मनी से, फ्रांस से, यूएसए से या फिर अफ्रीका से। तो हमारे जो ये इमरजेंसी प्रोविजंस हैं हमने जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से हमने लिया है? तो ये फ्रांस से लिया है, क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी वहां पे ये तीन वैल्यूज बहुत ज्यादा चली थी, ये आइडियल्स, ये तीन आइडियल्स कि भाई हम सभी को भाईचारे के साथ रहना है, इक्वालिटी के साथ रहना है, फ्रेटर्निटी के साथ रहना है, लिबर्टी के साथ रहना है। फिर उसके बाद इसके अगला जो हमारा है वो है कॉन्करेंट लिस्ट का, जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड विद इन स्टेट्स वर बोरोड फ्रॉम, ये जो प्रोविजंस हैं कि एक कॉन्करेंट लिस्ट होगी जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके लॉज बनाएंगे। तो ये चीज हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से लिया है जी। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगर हमें लगता है टाइम के साथ कुछ बदलना है तो हम वो बदल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने हैं तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ राइट्स, बैग ऑफ बोरोविंग, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया या फेडरल गाइड। तो इसको बैग ऑफ बोरोविंग कहा जाता है, उधार का थैला, टोकरा, कि भाई इतने सारे अलग अलग जगहों से हमने ये सब लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुराई, बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत शॉर्ट और सिंपल है, बहुत लॉन्ग और डिटेल्ड है, या नो प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा है, बहुत डिटेल्ड है, तो कभी कभी ये हमारे नेगेटिव उसमें भी चला जाता है, भाई इतना लंबा डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट। भाई ये बिल्कुल लिविंग है, ये एक जगह रुका हुआ नहीं है, क्योंकि इट कैन बी चेंज्ड एंड अपडेटेड। जब आपको लगे आप इसको बदल सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। फिर है विच आर्टिकल, कौन सा वो आर्टिकल है जहां पे अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है पूरा वो दिया जाता है? आर्टिकल 356, 360, 368 या 370। तो 368 जो आर्टिकल है, ऑप्शन सी ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी के अंदर बताया जाता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई बदलाव करना है तो वी कैन डू इट। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमेंडमेंट्स कैन बी इनिशिएटेड बाय पार्लियामेंट ओनली, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट असेंबलीज या प्रेसिडेंट। तो भाई अमेंडमेंट बस पार्लियामेंट कर सकता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देखो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कोर प्रिंसिपल्स कैनॉट बी अल्टर्ड, ऑल पार्ट्स कैन बी चेंज्ड, ओनली जुडिशरी कैन अमेंड, या प्रेसिडेंट कैन रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे टिका हुआ है, जो कोर में है उसके, वो आप नहीं चेंज कर सकते चाह कर भी। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों कहा जाता है। वाई? क्योंकि क्या हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, या सम प्रोविजंस आर इजी, सम नीड्स स्ट्रिक्ट प्रोसीजर, या ओनली रिजिड प्रोसीजर एग्जिस्ट करते हैं, या ओनली फ्लेक्सिबल प्रोसीजर एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो भाई ये है कि कुछ प्रोविजंस बहुत इजी हैं, फ्लेक्सिबल है बदलने में, लेकिन कुछ नीड पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होते हैं, ये आप मान के चलो। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स हैज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बारी अमेंडमेंट हुआ है? लेस देन 50, मोर देन 100, मोर देन 200, मोर देन 500। तो मोर देन 100 फॉर नाउ। 2025 में है, तो 2025 के अकॉर्डिंग 100 से ज़्यादा बार अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटीड टू, किसको ये गारंटी दी जाती है? माइनॉरिटीज को सिर्फ, या सभी सिटीजन्स को, या ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, या एजुकेटेड लोगों को सिर्फ? तो फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए, दे आर फॉर ऑल सिटीजन्स, ऑल इंडियंस। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ।
किसी की जाति, रंग, भेद, उसके जन्म स्थान के आधार पर अगर हम भेदभाव किसी से कर रहे हैं तो उसके लिए रोक टोक के लिए कौन सा जो है यहाँ पे आर्टिकल है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 17? तो उसके लिए आर्टिकल 14 आता है भाई, भेदभाव को जो खत्म करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत का एंड कहाँ हुआ? तो भाई छुआछूत का एंड जो आपका हुआ है, क्या वो आर्टिकल 16 है, 17 है, 18 है या 19 है? ये अब आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि क्या आपको याद है कि जो आर्टिकल कौन सा होगा जिसमें ये बताया जाएगा कि भाई छुआछूत इसमें एंड की जा रही है? क्या आप बता सकते हो? कमेंट करते चलो। एक दो क्वेश्चन हर चैप्टर से आपसे पूछे जाएंगे। पहले चैप्टर से एक पूछा है, एक इस चैप्टर से आपसे पूछा है मैंने। तो आगे बढ़ते हैं। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो उपाधियां होती हैं उसका एंड किसमें किया गया है? तो आपका आर्टिकल 18, इसमें ये बोला गया है कि भाई कोई किसी प्रकार की उपाधि नहीं रखेगा अपने पास में, ठीक है, सब बराबर है, इक्वालिटी है। आर्टिकल 19 गिव्स द राइट टू प्रॉपर्टी, वोटिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या इमरजेंसी पावर। तो आर्टिकल 19 आपको किस चीज का राइट देता है? ये कहता है कि हाँ भाई आप फ्रीली कुछ भी बोलो, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो। सो बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये इसका ऑप्शन नंबर सी है, वो करेक्ट हो जाएगा। विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स सिटीजन्स अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एंड डबल जेपर्डी? कि किसी एक बंदे ने अगर कोई गुनाह किया है तो दो बारी उस पर कार्रवाई ना की जाए। तो इसके लिए जो है अपने को क्या बताया जाता है? ये आर्टिकल 20 में कहा जाता है इस बात को, आर्टिकल 20 में, कि भाई डबल डबल किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती, एग्जीक्यूशन का काम। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इज गिवन इन। किसी से किसी की जान नहीं ली जा सकती ना, सिर्फ लॉ में अगर है तो ही ऐसा हो सकता है, अदरवाइज आप किसी की जान नहीं ले सकते। तो ये आर्टिकल 21 कहता है जीवन का अधिकार, ठीक है। सेफ गार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशंस आर प्रोवाइडेड अंडर। इसमें आपको आर्टिकल 22 में ये कहा जाता है कि भाई गलत तरीके से आपको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हजारडस जॉब्स। भाई खतरनाक काम अगर कोई बच्चा कर रहा है तो उसको रोकने का काम इस आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल 24 ये कहता है कि बच्चों को खतरनाक काम में आपको नहीं डालना, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियन इज अंडर। आप जिस मर्जी धर्म को मानो, जिस मर्जी धर्म का प्रचार करो, ये किसके अंदर बताया गया है? तो ये भाई आपका आर्टिकल 25, जस्ट ये 24 के आगे वाला, ये आपको ये कहता है आप प्रैक्टिस करो, मानो, धर्म का प्रचार करो, कुछ भी करो, ठीक है, आपको कोई नहीं रोकेगा। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रोमोशन ऑफ एनी रिलीजन इज गिवन इन, कि आप भाई टैक्स लो, चंदा लो, कुछ भी लो, ठीक है, ये आर्टिकल 27 कहता है। डोनेशन लो, आपको फ्रीडम है पूरी, आप जो मर्जी करो। द प्रोहाइबिशन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट फंडेड स्कूल, सरकारी स्कूलों में धार्मिक अध्ययन नहीं होगा, ये आर्टिकल 28 कहता है अपना। किसी तरीके का कुछ भी धार्मिक नहीं होगा जो सरकार द्वारा संचालित स्कूल होते हैं वहां पे। द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की बात आर्टिकल 29 करता है। एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अपना खुद का कॉलेज वगैरह अगर वो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 30 है अपने पास, ठीक है, कि अगर वो खुद का माइनॉरिटी कॉलेज वगैरह खोलना चाहें तो दे कैन ओपन, नो प्रॉब्लम। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना है, मेरा कोई फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, तो उसके लिए आपके पास आर्टिकल 32 है, ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। विच रिट मीन्स यू मस्ट हैव द बॉडी, कौन सा वो रिट है जिसका मतलब होता है कि आपको बॉडी यहाँ पे लेके आनी है किसी भी तरीके से, भाई वो पेश करना होता है, हबीस कार्पस इसको हम कहते हैं, ये ऑर्डर्स होते हैं कोर्ट के, इसको हम रिट कहते हैं। विच रिट मीन्स वी कमांड, कमांड अगर कोई कोर्ट करती है तो वो कौन सा रिट है? वो आपका मैंडामस होता है, ऑप्शन सी मैंडामस, कि हाँ हम कमांड कर रहे हैं।
अ हायर कोर्ट प्रिवेंटिंग अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट रोक रही है HC को, हाई कोर्ट को, कि आप अपने एरिया से बाहर का काम कर रहे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? इसको हम प्रोहिबिशन कहेंगे, रोकना। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर, प्रोहिबिशन। आगे बढ़ते हैं। विच रिट क्वेश्चंस द अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। अगर कोई बंदा सरकारी पद पर है तो उससे एक सवाल किया जाएगा जिसको को वारंटो कहा जाएगा, कि भाई आप इस पद पर हो तो आप किस अथॉरिटी से हो, ये आप इसमें को वारंटो से को रिट जारी करते हो। रिट इशू बाय अ हायर कोर्ट टू रिव्यू द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट, तो इसको सर्टरी कहा जाता है, कि अगर लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, हाई कोर्ट उससे पूछ सकता है इसको रिव्यू कर भाई, चलो दोबारा देखो कि अगर इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो तो रिव्यू करो। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। DPSP की अगर हम बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर जस्टिसिएबल रूल्स, नॉन जस्टिसिएबल, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स या फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। अगर कोई सरकार फ्री एजुकेशन नहीं दे रही, बच्चों के लिए कुछ काम नहीं कर रही, तो आप कोर्ट में नहीं जाओगे इसके लिए, ये जस्टिसिएबल बिल्कुल भी नहीं होते। बेसिकली DPSP का एम क्या होता है? क्रिएटिंग अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी, एबॉलिश फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्ट रूलर्स प्रिविलेजेस या एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप। क्लियरली पता चल रहा है, क्रिएटिंग अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी, ये इसका मेन एम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। विच कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड इंडियाज DPSP। तो हमारे जो इंडिया में DPSP आया वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, ये मैंने आपको बता दिया था। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन DPSP? यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोहिबिशन ऑफ एल्कोहल, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज या ऑल ऑफ द अबव। तो हम कह सकते हैं कि सारी बातें, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना कि भाई सभी के लिए समान कानून हो, दारू बंद करना, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज होती है, ये सारी ही बातें आप मान सकते हो कि DPSP का पार्ट है। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन अब हमारा थर्ड चैप्टर है जिसके हम MCQs करने जा रहे हैं। तो आइए फिर देखते हैं इसमें क्या क्या है। Who is called the representative of a people, of the people? Citizen who pay taxes, person elected by citizens to parliament or state assembly, गवर्नमेंट ऑफिसर्स या पार्टी वर्कर्स। तो बेसिकली जो पर्सन इलेक्ट हुआ है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबलीज में जाके बैठता है। वाई डू सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया? हम क्यों रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं इंडिया में? क्योंकि इंडिया बहुत छोटा है, या सारे सिटीजन डायरेक्टली कानून बनाने नहीं जा सकते, बिकॉज ओनली एलिट्स कैन डिसाइड लॉज, या बिकॉज ओनली ऑफिसर्स कैन डिसाइड पॉलिसीज। देखो सारे सिटीजन डायरेक्टली कानून बनाने नहीं बैठ सकते ना भाई, इतने 140 करोड़ लोग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, या अपोज टू ईच अदर, या अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो ये एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, एक तरफ डेमोक्रेसी है तो दूसरी तरफ उसका इलेक्शन का पार्ट है। कह सकते हो दोनों साथ साथ चलते हैं, तो ये कॉइन के दो साइड्स हैं। विच अथॉरिटी कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया? हमारे भारत में इलेक्शन कौन करवाता है? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इलेक्शन कमीशन हमारे देश के अंदर इलेक्शंस करवाता है। द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो, इलेक्शन कमीशन क्या करता है? रजिस्टर करता है वोटर्स को, रोल्स को अपडेट करता है, मॉनिटर करता है कैंपेन्स और स्पेंडिंग्स खर्चे को, डिक्लेयर रिजल्ट्स। वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा भाई। सारे काम है जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, सब काम करता है। विच सिस्टम ऑफ वोटिंग इज फॉलोड इन इंडिया? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, FPTP, मिक्स सिस्टम या प्रेफरेंशियल वोटिंग? तो हमारा जो इंडिया है यहाँ पे FPTP चलता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो विजेता घोषित कर दिया जाता है। और FPTP सिस्टम का फ़ायदा क्या है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, या सिर्फ एजुकेटेड वोटर्स इसको समझ सकते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए? सिंपल है, सूटेबल है बड़ी कंट्रीज लाइक इंडिया के लिए, या प्रोवाइड चांस ओनली टू एलिट्स? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई। बहुत सिंपल है, बहुत सूटेबल सिस्टम है, आराम से कोई भी समझ जाएगा। FPTP में ABCD ये एक जगह है, यहाँ से सब लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। A को मिले 50% वोट्स, B को मिले 40% वोट्स, C को मिले 70% वोट्स, D को मिले 90% वोट्स। तो 90% वाला जीत जाएगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे। सिंपल सा सिस्टम है। व्हाट इज़ द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया? तो हमारे भारत में वोटिंग की जो एज है वो 18 साल है, पहले 21 होती थी।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया, इसका मतलब होता है सिर्फ अमीर लोग वोट डालें, सिर्फ लड़के वोट डालें, या 18 से ऊपर वाले वोट डालें, या सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर वोट डालें। तो जो 18 से ऊपर है सिटीजन एलिजिबल है वो वोटिंग के लिए, ठीक है। 18+ वाला बंदा जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं। विच बेसिस इज नॉट यूज फॉर डिस्क्रिमिनेशन इन वोटिंग राइट्स इन इंडिया? रिलीजन, कास्ट, जेंडर या एजुकेशनल लेवल। तो वोटिंग राइट्स में एजुकेशनल लेवल का कोई वो नहीं पड़ता भाई, इससे भेदभाव नहीं होता। कोई किसी भी लेवल तक का पढ़ाओ, वोट डालने हर कोई जाता ही जाता है। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, वाई वॉज द रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंट्रोड्यूस? हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कुछ रिजर्वेशन होता है, SC का, ST का, विमेन का, OBC का। ये क्यों होता है? टू प्रमोट लिटरेसी, to ensure fair representation of weaker sections like SC ST, to give chance only to wealthy candidates, to reduce competition। तो बेसिकली रिजर्वेशन इनको दिया जाता है ताकि ये फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले सभी को, वीकर सेक्शंस को, लाइक जो SC ST कम्युनिटी से आते हैं। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाए। हु कैन कंटेस्ट इलेक्शन इन इंडिया इन अ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर SC? SC के अंदर भाई सिर्फ SC कैंडिडेट ही खड़ा होगा, ओनली SC। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है, हु कैन वोट इन अ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी? SC की सीट है तो वोट क्या सिर्फ SC वाले डाल लेंगे? नो, वोट करने ऑल एलिजिबल वोटर आएंगे। ऑप्शन सी, सारे वोट डालेंगे, ठीक है भाई, सारे वोट डालने आएंगे। फिर है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंश्योर, क्या इंश्योर करता है? फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर ग्रुप्स, डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी ग्रुप्स, मोर करप्शन या रूल ऑफ एलिट्स। तो रिजर्वेशन जब होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का तो ये दिखाता है कि जो बेचारे वीक ग्रुप्स होते हैं उनको रिप्रेजेंटेशन अच्छा मिल जाता है, ठीक है, उनकी बात को रखा जा सकता है अगर वो पावर में आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, Why was there a demand for women's reservation? Because women never voted, because very few women got elected, because women did not participate in democracy, या because women could not join parties। तो मेन रीजन क्या था यहाँ पे कि भाई बिकॉज वेरी फ्यू women got elected, बहुत कम महिलाओं को इलेक्ट किया जाता था, इसीलिए उनके लिए एक रिजर्वेशन का सिस्टम आया। Currently what percentage of seats are reserved for women in पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज? 33% सीट्स भाई रिजर्व्ड हैं पंचायत में और म्यूनसिपालिटीज़ में। आप कह सकते हो आपकी जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ रिजर्वेशन चलता है विमेन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो हमारा आया था वो क्या कहता है? 25% रिजर्वेशन होगा पार्लियामेंट में, या 33% रिजर्वेशन होगा विमेन का लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, या 50% रिजर्वेशन होगा हर जगह, या कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो हमारा आया है ये कहता है 33% रिजर्वेशन होगा लोकसभा और स्टेट असेंबली यानी विधानसभा में। हु ओवरसीज द काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेयर्स इलेक्शन रिजल्ट? तो भाई इलेक्शन कमीशन करता है ये डिक्लेयर का काम। द इलेक्शन कमीशन इंश्योर्स इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर, बायस्ड एंड करप्ट, या कंट्रोल्ड बाय एलिट्स, या विदाउट अपोजिशन। तो भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो ये देखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कराना इसका काम है, डिक्लेयर करना इसका काम है, कैंपेन मॉनिटर करना इसका काम है, मेकिंग लॉज इन द पार्लियामेंट ये काम नहीं है भाई इलेक्शन कमीशन का, ये काम हमारे नेता लोग करते हैं, विधायक सांसद, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कास्ट बेस्ड वोटिंग राइट्स, मिलिट्री रूल, या ओनली इलीट गवर्नेंस? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो 18+ सभी को वोट डालने का अधिकार है ना, ये हमारी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। द FPTP सिस्टम इज कंसिडर्ड गुड फॉर इंडिया, क्यों? क्योंकि क्या इसमें गांव के लोगों को निकाल दिया जाता है? नहीं, ये सिंपल और सूटेबल है एक बड़ी और डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए, इस वजह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वो बेसिकली किसके लिए होती हैं? मेनली माइनॉरिटीज जो है जनरल में, या SC ST ग्रुप्स हैं, या ओनली वीमेन, या फिर ओनली वेल्दी पीपल। तो भाई इसके अंदर आप कह सकते हो SC ST ग्रुप्स हैं उनके लिए ये रिजर्वेशन का काम ज़्यादातर होता है। फिर उसके बाद ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स जो होते हैं वो सारे के सारे ही होते हैं, पीछे आ चुका है। और कौन सा कानून है जो विमेन का रिजर्वेशन की बात कर रहा है पार्लियामेंट में? तो वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये आ सकता है क्वेश्चन, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 4th चैप्टर है यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूटिव। तो अब हम समझते हैं
एग्जीक्यूटिव में सरकारें आती हैं हमारी, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, आइए देखते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो कि क्या करती है, मेक्स लॉज या इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्सेस लॉज या रिव्यू लॉज या फंड लॉज। तो एग्जीक्यूटिव बेसिकली इम्प्लीमेंट करने का काम करती है और इन्फोर्स करने का काम करती है कानूनों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होती है उसके अंदर जो हमारे सीजीआई होते हैं, ये देखो भाई सीजीआई कोर्ट का मामला है, ये कोर्ट का आदमी है, ये यहाँ पे नहीं आएगा। ये तीनों तो होते हैं एग्जीक्यूटिव में पर ये नहीं आएंगे। ऑप्शन डी। हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। भाई प्रेसिडेंट होते हैं फॉर्मल हेड, तो नो डाउट। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट इज ओनली हेड ऑफ द स्टेट ओनली हेड ऑफ गवर्नमेंट। देखो भाई प्रेसिडेंशियल है ना, दोनों जगह पे प्रेसिडेंट होगा, हेड भी होगा स्टेट और ये गवर्नमेंट का भी हेड होगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, करेक्ट। द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ है, यूएसए, ब्राजील, रशिया, श्रीलंका, इंडिया, यूके या फिर आपका फ्रांस, कनाडा। तो जो आपका सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो रशिया और श्रीलंका में देखने को मिलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम आपका इंडिया और यूके में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर विदाउट एनी डाउट। आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। भाई ऑब्वियसली सभी का टाइम 5 साल है तो इनका भी 5 साल ही होगा। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा या जुडिशरी। पीएम बनाते तो हमें, पर जो अपॉइंटमेंट का काम होता है सारा वो प्रेसिडेंट करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये अपॉइंटमेंट वाला काम इनका है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, बोथ हाउसेस या नन। तो भाई इसका अगर मन करता है प्रेसिडेंट का तो ये क्या कर सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। याद रखना राज्यसभा का भी डिसॉल्व नहीं होता, लोकसभा को ये डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज सिमिलर टू। एक प्रेसिडेंट अगर कोई ऑर्डर निकालता है ना वो किसके सिमिलर होता है, पासिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट या पासिंग अ लॉ टेम्परेली या कंडक्टिंग इलेक्शंस या मेकिंग जजमेंट। तो जैसे एक बिल पास होके कानून बनता है ना, पासिंग अ बिल, तो उसी तरीके से अगर हम बाद में देखें कोई पास करते हैं लॉ, ऑप्शन बी, अगर हम किसी लॉ को टेम्परेली पास कर रहे हैं उसी तरीके से ऑर्डिनेंस भी क्या होता है, एक कानून की तरह ही काम करता है, बिल की तरह नहीं, पूरे प्रॉपर कानून की तरह काम करता है जो ऑर्डिनेंस होता है। प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में कब इम्पोज किया जाता है, जब इलेक्शन डिले हो, स्टेट गवर्नमेंट रिजाइन कर दे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, या गवर्नर का ऑर्डर हो। तो ऑप्शन सी सही होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट में काम नहीं चल पा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ प्रेसिडेंट का रूल लगाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इन केस ऑफ, नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाएगी, ड्रॉट, फ्लड्स, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन ऑफ आर्म्ड रिबेलियन या फिर एपिडेमिक। तो भाई नेशनल इमरजेंसी लगती है ऑप्शन सी पे, कभी वॉर होने वाली हो, हमें कोई खतरा हो किसी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। तो भाई ऑब्वियसली पीएम, जैसे अभी पीएम मोदी है तो सारी पावर उन्हीं के पास रहती है मेनली। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द हेड ऑफ जुडिशरी, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट या नॉमिनल हेड। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मुखिया जो है वो हमारा पीएम होता है। द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर, प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, लोकसभा के सेशन को करते हैं मीटिंग में, हेड या कैबिनेट मीटिंग या राज्यसभा या जुडिशरी। तो कैबिनेट यानी कि जो उनके मेन मंत्री हैं, मेन मिनिस्टर्स हैं, उनकी मीटिंग को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है। इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस व्हाट हैपेंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो भाई ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, पीएम गए तो उनकी काउंसिल भी गई, ऑटोमेटिकली हो जाएगा भाई काम सारा। फिर है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, जो काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की वो किसको आंसर देगी, भाई वो लोकसभा को आंसर देगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मिनिस्टर इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज कैबिनेट, स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है ये, या जूनियर, सीनियर, चीफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल मिनिस्टर्स, परमानेंट, टेम्पररी या ऑनररी मिनिस्टर्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैबिनेट, स्टेट और फिर डेप्यूटी, ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। स्टेट मिनिस्टर्स अलग होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स अलग होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स अलग होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन इंडिया में चलता है। इन फॉरेन अफेयर्स द प्राइम मिनिस्टर
कंडक्ट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन, साइंस ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनली, या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें सही हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। ड्यूरिंग अ क्राइसिस लाइक नेचुरल डिजास्टर और वॉर, हु टेक्स चार्ज ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट? कौन देखता है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, या पीएम, या चीफ जस्टिस? तो ऑब्वियसली पीएम ही देखते हैं ये सब होता है। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफर्स एडवाइस टू लोकसभा, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, या गवर्नर? तो प्रेसिडेंट को सलाह देता है जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, द परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया इज जुडिशरी या ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम आईएएस आईपीएस कहते हैं, या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी होगा, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कभी नहीं हटते, टेम्परेरी वाले तो हर 5 साल बाद बदलते हैं। द यूपीएससी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग स्टेट इलेक्शंस, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, रनिंग पार्लियामेंट, या मैनेजिंग पुलिस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल? तो यूपीएससी का काम होता है सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करना, सिविल सर्वेंट्स की रिक्रूटमेंट का काम होता है इसका। अब हमारा 5th चैप्टर है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं अब हम वो देखने वाले हैं, तो चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज, इंटरप्रेटिंग लॉज, मेकिंग लॉज, या इन्फोर्सिंग लॉज? तो बेसिकली यहाँ पे इनका काम होता है कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर का कि कानून बनते हैं, यहाँ कानून बनते हैं। जुडिशरी में क्या होता है, वो इंटरप्रेट किया जाता है। तो मेकिंग लॉज विल बी करेक्ट आंसर। MPs आर नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स, अपॉइंटेड जजेस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, या ब्यूरोक्रेट्स? तो भाई जो आपके MP होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर? डिबेट ऑन इशूज, प्रपोज न्यू लॉज, इन्फोर्स लॉज, या वोट टू पास लॉज? इन्फोर्समेंट का काम लेजिस्लेचर का नहीं होता जी, याद रखना, ये काम एग्जीक्यूटिव का है। फिर अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, मेन काम क्या है पार्लियामेंट का? लॉ मेकिंग, कंडक्टिंग इलेक्शंस, जुडिशियल रिव्यू, या फ्रेमिंग ट्रीटी? तो लॉ बनाना, कानून बनाना पहला काम है पार्लियामेंट का। टू बिकेम अ लॉ अ बिल मस्ट रिसीव, एक कानून बनने से पहले अप्रूवल पीएम का चाहिए होता है, या अप्रूवल दोनों घरों यानी कि दोनों हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, या अप्रूवल सिर्फ गवर्नर का हो, या अप्रूवल जुडिशरी का हो? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास होकर प्रेसिडेंट का साइन मारकर तब लॉ बनता है एक बिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को पूरा पूरा कंट्रोल करती है किसके थ्रू? जुडिशियल ऑर्डर्स के थ्रू, नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्वेश्चंस और डिबेट्स के थ्रू? यस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार को गिरा सकता है, अगर सरकार गलत काम कर रही है, सारे MP इकट्ठा होकर बोल दें हमें सरकार पे भरोसा नहीं है, और वो वोटिंग होती है अगेंस्ट सरकार के, तो सरकार खत्म भाई। हु प्रेजेंट द एनुअल बजट इन पार्लियामेंट? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, स्पीकर, या प्रेसिडेंट? तो जो बजट होता है उसको पेश करने का काम फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। हु प्रेजेंट द एनुअल बजट, ठीक है। अप्रूवल और इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स इन इंडिया ऑफन रिक्वायर्स गवर्नर्स परमिशन, सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस, पार्लियामेंट्स अप्रूवल, या इलेक्शन कमीशन अप्रूवल? तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट से पहले पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पार्लियामेंट में उस चीज को पूछा जाता है। पार्लियामेंट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, कैसे? अपहोल्डिंग एंड अमेंडिंग देम व्हेन नेसेसरी? यस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जब जब लगता है उसको बदलना है तो पार्लियामेंट उसको बदलता है जरूरत के हिसाब से, तो इस तरीके से ये ऑप्शन ए हो जाएगा सही। पार्लियामेंट इज नीडेड इन इंडिया बिकॉज, पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है भाई इंडिया में? क्योंकि इंडिया देखो भाई बहुत बड़ा देश है, डाइवर्स देश है, तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए, 140 करोड़ नहीं कानून बना सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। लोकसभा डायरेक्टली रिप्रेजेंट स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, पीपल ऑफ इंडिया, या जुडिशरी? तो लोकसभा हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है, सभी को, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यहाँ पे अपना सही हो जाएगा। राज्यसभा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है सिमिलरली, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। द प्रेजेंस ऑफ 2 हाउसेज इन पार्लियामेंट क्या इंश्योर करता है? स्पीडी पैसेज ऑफ लॉ, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, सिंगल पार्टी डोमिनेंस, या प्रेसिडेंशियल कंट्रोल? तो ये बैलेंस वाला पॉइंट सही होगा कि दो, मतलब भाई एक बैलेंस बना रहता है, चेक एंड बैलेंस, कि हाँ एक ही हाउस होगा तो सब कुछ पास हो जाएगा, 2 हाउस होंगे तो 2 बार डिस्कशंस होंगे इस चीज को लेके, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है? उनके पैसे को देखकर, या उनका एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस को देखकर, कास्ट को देखकर, या रिलीजन को देखकर? तो देखो वो जितने एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्टीज उनकी जितनी होती है, एक्सपीरियंस होता है, उसी के हिसाब से उनको जो है भाई यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन लॉ मेकिंग? कानून बनाने का पहला स्टेप क्या है? प्रेसिडेंट का अप्रूवल, वोटिंग, प्रपोजल ऑफ अ बिल, या जुडिशियल क्लियरेंस? तो बिल को प्रपोज किया जाता है, पहले बताया जाता है कि ये बिल हमारा आ रहा है। व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय बोथ हाउसेस इट बिकेम्स लॉ आफ्टर। जब दोनों कानून, मतलब दोनों जगहों से बिल पास होता है, तो वो कानून कब बनता है? वो कानून जब बनेगा जब प्रेसिडेंट उसको अपना असेंट देगा, मंजूरी देगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर मंजूरी नहीं आएगी तो लॉ नहीं बनता भाई डायरेक्ट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है हमारी, वो किसके लिए अकाउंटेबल है? एग्जीक्यूटिव जो हमारे नेता होते हैं, तो भाई वो पार्लियामेंट इसको आंसर देती है आगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच मोशन कैन रिमूव अ गवर्नमेंट दैट हैज लॉस्ट मेजोरिटी इन लोकसभा? नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर सरकार गलत काम कर रही है और सभी एमपी सरकार के अगेंस्ट हो जाएं तो उनको हटाया जा सकता है कभी भी। पार्लियामेंट्री कमेटीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज पार्लियामेंट के पास कम टाइम है, सही बात है। कमेटी डिटेल में स्टडी करती है, सही बात है। कानून को वो इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाकर, वेरी गुड। ऑल ऑफ द अबव इसका सही पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। हु आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज? पार्लियामेंट्री कमेटी में कौन होता है भाई? पार्लियामेंट्री कमेटी में कौन होता है? एमपीज का एक छोटा ग्रुप होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्मॉल ग्रुप ऑफ एमपीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच हाउस इज मोर पावरफुल इन मनी मैटर? पैसे के मामले में राज्यसभा। जितने भी फाइनेंशियल बिल्स हैं वो सारे राज्यसभा में आते हैं। विच हाउस कैन नॉट बी डिजोल्व? तो भाई मैंने बताया था राज्यसभा कभी डिजोल्व ना होने वाला हाउस है। कैसी भी सिचुएशन आ जाए राज्यसभा को कोई डिजोल्व नहीं कर सकता। मेंबर ऑफ राज्यसभा सर्व अ टर्म ऑफ? जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं भाई वो 6 साल के लिए, याद कर लेना, आते हैं। बाकी सब जगह 5 साल होता है, लेकिन राज्यसभा के 6 साल के लिए आते हैं। हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा? तो भाई लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हेड होता है, जो चलाता है सभी कार्यवाही को, वो वहाँ का स्पीकर होता है, स्पीकर। और राज्यसभा में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला चैप्टर है जुडिशरी, चैप्टर नंबर 6। तो जुडिशरी के अपन क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, मेन जो आपके बनते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जुडिशरी जो गवर्नमेंट की ब्रांच है वो क्या करती है? जुडिशरी कानून बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, इंटरप्रेट करती है, इन्फोर्स करती है। भाई इसका काम इंटरप्रिटेशन है, कानून को इंटरप्रेट करना, वेदर इट इज गुड और बैड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जुडिशरी? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है भाई इसमें, इसको हटा दो। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द मेन वर्क ऑफ द जुडिशरी क्या क्या है? अप्लाई लॉज इन रियल केसेस, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, इंटरप्रेट लॉ। भाई सारी बातें सही हैं कि भाई ये सब काम करना है ना, पंगे भी बंद करवाने हैं, लॉज को इंटरप्रेट भी करना है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। हु अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? तो भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ? जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजेस होते हैं वो बेसिकली 65 साल की एज में, 65 की एज में रिटायर होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 60। हाई कोर्ट के अंदर 60 साल, सॉरी 60 नहीं 62 साल एज होती है, वहाँ 65 थी, यहाँ 62, 62 सॉरी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हेयर। द रिमूवल प्रोसेस ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड? क्या कहा जाता है भाई? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जब हटाया जाता है इसको इम्पीचमेंट कहते हैं हम, ठीक है, इम्पीचमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना। जजेस कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिटायरमेंट, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, या पर्सनल रीजंस। तो इनको कब हटाया जा सकता है? जब ये प्रूव हो जाए कि कोई मिसबिहेवियर हुआ है या वो कैपेसिटी नहीं है उनमें। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस वजह से। द पर्सन इज एलिजिबल
टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज इफ दे आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ हाई कोर्ट जज फॉर 5 ईयर और लॉयर फॉर 10 ईयर और अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, बोथ ए एंड बी या नन। तो बोथ ए एंड बी भाई, इंडिया का सिटीजन भी हो साथ साथ ही एक्सपीरियंस भी वो रखता हो, बोथ। फिर उसके बाद है फॉर हाई कोर्ट जज वन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड HC लॉयर फॉर 10 ईयर और अ जुडिशियल ऑफिसर फॉर 10 ईयर, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड SC लॉयर फॉर 5 ईयर, या अ ब्यूरोक्रेट या MP MLA। तो अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो भाई आप सिटीजन रहो इंडिया के, 10 साल लॉयर रहे हो हाई कोर्ट में, और आप जुडिशियल ऑफिसर रहे हो या फिर, ठीक है, 10 साल तक, ये हो जाएगा इसका आंसर। जजेस हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू एंश्योर फियर ऑफ गवर्नमेंट प्रेशर, इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी या जॉब प्रमोशन। तो आप कह सकते हो डिसीजन मेकिंग में उनको पूरी आज़ादी है जब भी उनको एक सिक्योरिटी दी जाती है उनके टेन्योर में, कि ये नहीं कि आप 5 साल के लिए ही हो बस, तो वो आज़ाद है भाई, आराम से अपना डिसीजन ले जब तक वो मन करे, उनका रिटायरमेंट की एज नहीं आ जाती। जुडिशियल सैलरीज एंड पेंशन्स आर कंट्रोल्ड बाय पार्लियामेंट, फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रोल्ड बाय एग्जीक्यूटिव या मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो जो जुडिशियल सैलरीज होती है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स होती है कि किसको क्या होना है, वो फिक्स है, पहले से ही फिक्स है, ठीक है। वाई इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है जुडिशरी को? ताकि करप्शन कम हो, टू एंश्योर जजेस वर्क फ्रीली विदाउट फाइनेंशियल प्रेशर। तो मेरे हिसाब से तो भाई इसका यही आंसर है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रेशर ना हो जजेस पे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्हाट इज द कलेजियम सिस्टम? तो कलेजियम सिस्टम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। कलेजियम सिस्टम तो CGI प्लस सीनियर मोस्ट जजेस रिकमेंड करते हैं जब, ठीक है, CGI और सीनियर मोस्ट जजेस जब रिकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट्स को, तो उसको कहा जाता है कलेजियम सिस्टम, ठीक है, कोई भी अपॉइंटमेंट जब होती है तो। इन सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट में जब भी अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें कलेजियम सिस्टम कैसा बनता है? तो उसमें बनता है CGI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज जो आपके होते हैं, ये मिलकर अपॉइंटमेंट्स करते हैं। CGI होता है, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। और हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स क्या बोला जाता है भाई? अगर हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट होनी है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा और 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जजेस होंगे, ठीक है, इस तरीके से, रिव्यूड बाय SC कलेजियम। फिर बाद में उसको SC का कलेजियम भी रिव्यू करेगा। तो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जजेस होंगे और इस तरीके से हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट का काम होगा। फिर उसके बाद है भाई जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या है? जजेस कंटेस्टिंग इलेक्शंस, नो। कोर्ट्स एक्टिवली प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड चेकिंग गवर्नमेंट एक्शंस, तो ये सही है भाई। कोर्ट जब थोड़ा सा एक्टिव हो जाती है, गवर्नमेंट के काम को देखती है सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, वो है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म? PIL, जुडिशियल रिव्यू, वाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज या ऑल ऑफ द अबव। तो जुडिशियल एक्टिविज्म आखिर आपका आ कहां से रहा है? अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल, ठीक है, कौन सा वो टूल है जो हो सकता है? तो ये सारी की सारी चीजें हैं भाई। वाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, ज्यादा एक्स्ट्रा जाना, जुडिशियल रिव्यू या PIL लगा देना, किसी ने लगा दी, तो ये सारी चीजें जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए हैं। PIL से क्या होता है? ठीक है, PIL जो है आपका, कोई भी सिटीजन जो होता है, आपको पता होगा, अगर PIL लगाई है तो एनी सिटीजन टू अप्रोच कोर्ट फॉर पब्लिक इशू, कोई एनवायरमेंट का इशू है, पब्लिक के रिलेटेड कोई इशू है, तो PIL कोई भी लगा सकता है, जनहित याचिका, ये सही हो जाएगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? रिव्यू ऑफ पार्लियामेंट बाय PM या कोर्ट कैंसल लॉज एक्शंस अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट मेकिंग न्यू लॉज या जजेस रिव्यूइंग ईच अदर। तो देखो, कोर्ट कैंसिल कर सकते हैं किसी कानून को, किसी भी एक्शन को, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो रहा है, तो उसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ठीक है। फिर है सुप्रीम कोर्ट, क्या है? इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट है अपील के लिए। SC है, HC है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके अलावा छोटे मोटे सेशन कोर्ट्स वगैरह हैं। द हाई कोर्ट फंक्शन एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट ओनली, विलेज ओनली या सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। तो हाई कोर्ट होता है स्टेट और यूटीज के लिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे अपना सही हो जाएगा भाई। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन रिजाइन बाय, अगर इनको रिजाइन करना है तो ये किसको लिखेंगे भाई? प्रेसिडेंट को लिखेंगे और किसी को नहीं लिखेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा।
द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ जज रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ ओनली लोकसभा, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट ओनली। तो अगर हटाना है तो भाई दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट में ये बातें आएंगी तभी इसको हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। जुडिशियल एक्टिविज्म इज नीडेड मेनली टू, भाई क्यों जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भाई फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, पावर का मिसयूज ना करे गवर्नमेंट इसलिए जरूरी है, सभी को न्याय मिले, जस्टिस मिले इसलिए जरूरी है, और ये सारी की सारी बातें ही सही है। तो कहने का मतलब है जुडिशियल एक्टिविज्म में हमारी जुडिशरी थोड़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है, सारे काम वो खुद करने लग जाती है कभी कभी, तो ये है। इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज की वन शॉट खत्म होती है। इससे आपको बहुत सारे फैक्ट्स रिवाइज हो गए होंगे दोबारा से। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।